हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो टेट एंड सीटेट के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, उसके बाद 2:30 बजे दोपहर में क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी एजुकेशनल अपडेट आती हैं डेली वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, एंड जो क्लासेस की फ्री PDF रहेंगी वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके, तो जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर आ रही है? सभी लोग बताएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि चिंतन है। चिंतन क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक प्रक्रिया, या मानसिक पक्ष में होने वाली ज्ञानात्मक प्रक्रिया, या मानसिक पक्ष में होने वाली क्रियात्मक प्रक्रिया, या भावात्मक प्रक्रिया। पहला का राइट आंसर क्या होगा? चिंतन है क्या? बहुत अच्छे। इस बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और फॉर्म की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब आप लोग 27 नवंबर तक अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जैसे आप लोगों के फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो करेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ओके, एग्ज़ाम 21 जनवरी को ही होगा, संडे को। चलिए, चिंतन ध्यान रखना, यह ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक प्रक्रिया। यहाँ पे पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभक्त किया है? बताइए सब लोग। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को जो है कितने भागों में विभक्त किया? 3, 5, 4, 2। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को जो है कितने भागों में विभक्त किया? 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? भाव शून्य हो गया, क्रोधी हो गया, आशावादी हो गया, शिक्षावादी हो गया। यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग, शेयर भी कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से जो है अधिगम के चरण नहीं है कौन सा? अप्रत्यक्षीकरण, या अनुकूलन, या पुनर्बलन, या स्मरण। बताइए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से अधिगम के चरण नहीं है कौन से? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। और ये क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में शायद करवा भी चुका हूं, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा, तो स्कोर अच्छा जाना चाहिए आज की क्लास में। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से अधिगम के चरण नहीं है कौन? देखिए, पुनर्बलन है आपका, स्मरण है, अनुकूलन है, अप्रत्यक्षीकरण आपका नहीं है। ओके, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ये अधिगम का चरण नहीं है। यहाँ पे तीसरा का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिवृत्ति मापन की जो है मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है? स्केलिंग विधि, या अवलोकन विधि, या प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, चौथा का जवाब दीजिए। अभिवृत्ति मापन की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है क्या? चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। अभिवृत्ति मापन की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है क्या? तो वो स्केलिंग विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलिंग विधि कहलाती है। यहाँ पे चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता के संबंध में सत्य कथन है कौन सा? बताइए। अभिक्षमता के संबंध में सत्य कथन है, यह एक अमूर्त संज्ञा है, यह जन्मजात क्षमता है, इसकी प्रकृति जो है वैयक्तिक होती है, उपयुक्त सभी। बताइए, अभिक्षमता के संबंध में सत्य कथन है कौन सा? बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं सब लोग। तो अभिक्षमता के संबंध में सत्य कथन इसमें जो आपका है सब है। जैसे यह एक अमूर्त संज्ञा है, यह जन्मजात क्षमता है, इसकी प्रकृति वैयक्तिक होती है, तो उपयुक्त सभी 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता जो है कहे जाते हैं कौन? बताइए सब लोग। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता जो है कहे जाते हैं फ्रायड, थॉर्नडाइक, या मैकडूगल, या बिंग। बताइए, मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। आज से आपकी रेगुलर क्लास होगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, मॉर्निंग में 9 बजे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे।
बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आए नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्राइड। कौन कहे जाते हैं? सिगमंड फ्राइड। 6 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की जो है सर्वोत्तम प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? गेट्स का, मेल्टन का, या कली का, या एंडरसन का? बताइए। अधिगम की जो है सर्वोत्तम प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बहुत अच्छे। तो ये जो कथन है डियर, ये कथन है एंडरसन का। किसका है? एंडरसन का कथन है। 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं करवा दूंगा। कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें सारे के सारे कंटेंट वाले क्वेश्चन है, पेडागॉगी के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? हेवर्ड था, और लंस्की ने, या मेकर, या रिली तथा लेविस ने, या टॉरेंस ने? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेशनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी गई हेवर्ड तथा ऑर्लेंस्की के द्वारा। यहाँ पे 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक की मुख्य विशेषता होती है? स्वतंत्र निर्णय, योग्यता, उत्सुकता, या मौलिकता, या उपयुक्त सभी? बताइए। सृजनशील बालक की मुख्य विशेषता होती है। 9 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। सृजनशील बालक की मुख्य विशेषता होती है तो स्वतंत्र निर्णय योग्यता भी होती है, उत्सुकता भी होती है, मौलिकता भी होती है। 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पूरी क्लास देखा करें और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुआ करें। अगर आप 10 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं तो कम मार्क भी, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं है। 30 में से अगर आप सीडीपी में 10 प्लस स्कोर अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। क्योंकि कितना भी पढ़ेंगे तो 20-22 करके आएंगे, हाईएस्ट स्कोर मैं बता रहा हूँ सीडीपी में, ओके ना। तो अभी आप घबराइए मत कि हमारे क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, स्कोर नहीं जा रहा है, तो परेशान मत होइए। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने किया था? थर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, या गिलफोर्ड ने, या बिने ने? बताइए सब लोग। बुद्धि की संरचना का जो है सिद्धांत किसने किया था? बहुत अच्छे। तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जो किया गया था, ये किया गया था गिलफोर्ड के द्वारा किया गया था, ओके। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक जो है 5 वर्षीय बालक को जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में रखा जा सकता है? एक 5 वर्षीय बालक को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में रखा जा सकता है? संवेदीगामक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? 11 का राइट आंसर क्या होगा? एक 5 वर्षीय बालक को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में रखा जा सकता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा जा सकता है। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिबिंबात्मक अवस्था की अवधि होती है जन्म से 18 माह, या 18 से 24 माह, या 7 वर्ष की अवधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 12 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करें भाई सब लोग। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिबिंबात्मक अवस्था की अवधि होती है 18 से 24 माह होती है। 12 का यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर का संबंध जो है आत्म केंद्रित निर्णय से है? बताइए किस स्तर से भाई, फटाफट आंसर करें। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर का जो है संबंध आत्म केंद्रित निर्णय से है? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए यहाँ पे 13 के जितने भी लोग यहाँ पे प्राग परंपरागत स्तर आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सरलतम स्तर है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है सरलतम स्तर है ज्ञान, संश्लेषण, या अवबोधन, या मूल्यांकन? बताइए संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है सरलतम स्तर है कौन सा? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है सरलतम स्तर जो है आपका वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि होती है कितने मिनट? 30 मिनट, या 45 मिनट, या 36 मिनट, या 50 मिनट? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी के अनुसार जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि होनी चाहिए कितने मिनट? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और सीटेट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
तो NCERT के अनुसार अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो समयावधि होनी चाहिए वो होनी चाहिए 36 मिनट। ओके, यहाँ पे 15 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग DLED करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, BEd भी करेंगे तब भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कर चुके होंगे तो आपको पता भी होगा ये क्वेश्चन। सांस्कृतिक मूल्य नहीं है कौन सा, बताइए। जब टीचिंग लगती है ना तब ये आपको पता चलता है। बताइए, सांस्कृतिक मूल्य नहीं है, सहायता परक व्यवहार, नृत्य या धार्मिक क्रिया या गायन। सांस्कृतिक मूल्य नहीं है कौन सा, तो यहाँ पे सहायता परक व्यवहार सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सुजनन शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है आनुवांशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन से या आनुवांशिक गुणों के अध्ययन से या आनुवांशिक रोगों के अध्ययन से या आनुवांशिकता के मापन से। 17 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करें भाई सब लोग। सुजनन शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है आनुवंशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक जो स्कूटर चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या कोई अधिगम अंतरण नहीं। बताइए, एक बालक जो स्कूटर चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका। बताइए सब लोग, फटाफट आंसर करिए। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बालक जो स्कूटर चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण जो होगा क्षैतिज जो है अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। 18 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिशु का भूख लगने पर रोना दर्शाता है, शिशु का भूख लगने पर रोना दर्शाता है वास्तविकता पर आधारित व्यवहार या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार या नैतिकता पर आधारित व्यवहार या ध्यान आधारित व्यवहार। बताइए, शिशु का भूख लगने पर रोना दर्शाता है किसका। तो शिशु का भूख लगने पर रोना दर्शाता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। 19 का यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाटिया बैटरी संबंधित है किससे, बताइए सब लोग। भाटिया बैटरी संबंधित है बुद्धि से, सृजनशीलता से या व्यक्तित्व से या अधिगम अभिक्षमता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो संबंधित है भाटिया बैटरी, ये संबंधित है, ध्यान रखना, बुद्धि से। किससे है, बुद्धि से। जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा बहुत ही, जब मैं टॉपिक वाइज की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति की जो है उत्तेजित दशा है अधिगम, अभिप्रेरणा या सक्रियता या संवेग। वुडवर्थ के अनुसार जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है कौन सी। तो वुडवर्थ के अनुसार जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा जो है वो है संवेग। 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है, किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को जो है वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। थॉर्नडाइक, हरलॉक, पावलोव या गुथरी। 22 को जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करें। किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। हरलॉक को। ओके, यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरलॉक ने पुरस्कार को वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, आपकी कक्षा का एक बालक अति सक्रिय है, आप उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे। कार्यों के नेतृत्व का कार्य प्रदान करके, कक्षा का मॉनिटर बना करके या उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देकर या उपयुक्त सभी। 23 का राइट आंसर क्या होगा। आपकी कक्षा का एक बालक अति सक्रिय है, आप उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे। ये सभी कार्य करके, ठीक है। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल विधि के प्रतिपादक हैं कौन। अरस्तु, प्लेटो, कुक या ड्रैक्वाली। बताइए, खेल विधि के प्रतिपादक हैं कौन। 24 का जवाब दीजिए सब लोग। खेल विधि के प्रतिपादक हैं कौन। तो खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है डियर, वो हैं कुक। कौन है, कुक। यहाँ पे 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, अभिवृत्ति या लक्ष्य या उपयुक्त सभी। 25 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो रुचि भी हो जाएगा इसमें, लक्ष्य भी हो जाएगा, अभिवृत्ति भी हो जाएगा और उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अस्तित्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन। सिगमंड फ्राइड या कार्ल रोजर्स या गार्डनर मर्फी या कैटेल। बताइए, अस्तित्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन।
तो अस्तित्ववादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कार्ल रोजर्स। यहाँ पे 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मापन के आवश्यक तत्व हैं, गुण की व्याख्या या गुण की कार्यकारी परिभाषा या गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना या उपयुक्त सभी। 27 का जवाब दीजिए सब लोग। मापन के आवश्यक तत्व हैं, तो मापन के आवश्यक तत्व इसमें गुण की व्याख्या भी है, गुण की कार्यकारी परिभाषा भी है, गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना भी है, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे की किस अवस्था में जो है अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। पियाजे की किस अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संकरियात्मक अवस्था, पूर्व संकरियात्मक अवस्था, औपचारिक संकरियात्मक अवस्था। तो पियाजे की किस अवस्था में जो है अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है, तो वो अवस्था है पूर्व संकरियात्मक अवस्था। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां अधिगम का अभिन्न भाग है या नहीं होनी चाहिए, या महत्वहीन होती है, या तुरंत सुधार करना आवश्यक है। बताइए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां अधिगम का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, सी टेट में भी यूपी टेट में भी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। बुद्धिलब्धि को व्यक्त किया जाता है किस फार्मूला से, तो ये वाला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये फार्मूला नोट कर लेना सब लोग। ओके, ये 1 नंबर फिक्स है आपका, 1 नंबर, ये फार्मूला याद कर लेना। क्वेश्चन दे देता है कि एक बालक है, उसकी मानसिक आयु ये है, वास्तविक आयु ये है, तो रियल आयु क्या हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछता है, तो बस वैल्यू आपको रख के सॉल्व कर लेना है। बहुत सरल प्रश्न होता है, 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो डेली ऐसे ही आप लोग जैसे क्लासेस मेरी देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका बुद्धिलब्धि वाला जो है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, अवस्था से एक क्वेश्चन आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक, पूर्व पराम, ये सब मतलब इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो जुड़े रहें इस चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे मैं यूपी टेट सी टेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार क्वालिफाई कर चुका हूं, वही तरीका वही अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बातचीत करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो। ओके, बाकी जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास कैसी लगी। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।